सो टिपिकल टाइप का सम है। एससीबी में देखा है तुम लोगों ने? कुछ सॉल्व करने की कोशिश किया? इतना होमवर्क देता हूँ, कुछ करते हो? यस सर। तो आइस लेयर के फॉर्मेशन वाला एक क्वेश्चन मिला होगा, हाँ सर। शायद क्वेश्चन नंबर 14-15 के आसपास होगा, जहां तक मुझे याद है, देखूंगा वैसे। फॉर्मेशन ऑफ आइस लेयर ओवर सरफेस ऑफ लेक। ऐसा क्वेश्चन मिला था। हाँ सर। कौन सा नंबर है क्वेश्चन का? मैं तो अंदाज से बोला 14-15 होगा। वैसे ये कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसके लिए मैं आपको एक सिनेरियो लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, देखा है कभी कभी लेक में बर्फ जमा हो जाता है। हाँ सर। सर 14 और 15 में है वो। ऐसा कब होता है? एकदम ठंडा होता है। ठंडा होता है तब होता है? ये तो तुम फिर वही कॉमर्स के बच्चे वाला बात कर दिया, ठंडा होता है गर्म होता है। कुछ तो सर बाहर का टेम्परेचर 0 से कम रहेगा तो ही। हाँ, बाहर का टेम्परेचर 0 से कम हो तभी ऐसा होता है। तो मान लो बाहर का टेम्परेचर है, लेट्स से -T°C हो गया, तो पानी तो मिनिमम 0 पर हो सकता है ना? हाँ। हाँ सर। वाटर के फॉर्म में मिनिमम 0 तक हो सकता है। हाँ सर। तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर ठंडा होके जैसे ही 0 हो जाएगा, उसके बाद भी बाहर का टेम्परेचर कम है, तो उसमें से हीट और जाएगा। तो कोई चीज 0 है और उसमें से हीट अगर और जाएगा तो वो बर्फ बनेगा। हाँ सर। तो वाटर अगर 0 पर है और हीट जाएगा तो और बर्फ बनेगा। तो क्या होगा, मान लो किसी भी समय एक्स लेयर ऑफ आइस फॉर्म हो चुका है। सॉरी। अब देखो, इस आइस के लेयर के नीचे जो वाटर है वो तो 0°C पर ही होगा, न कम न ज्यादा। हाँ सर। क्यों? सर वहाँ पे आइस फॉर्म नहीं हुआ इसलिए। But because ice and water can coexist only at 0°C. हाँ सर। तो क्या होगा, हीट का फ्लो अंदर से बाहर की ओर होगा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 0 है और बाहर का -T°C है ना? हाँ सर। तो हाँ सर। वाटर अगर हीट और बाहर की ओर देगा तो क्या होगा, आइस बनेगा। तो ये लेयर फर्दर और मोटा हो जाएगा, है ना? ये हाँ सर। तो यही कहानी चलती रहेगी। तो अगर बहुत दिनों तक बाहर का टेम्परेचर नेगेटिव रहा तो आइस का थिकनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हाँ सर। अंदर से बाहर ही जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी समय जब एक्स थिकनेस ऑफ आइस जम चुका है किसी भी वाटर बॉडी पे, आइस की थर्मल कंडक्टिविटी K है और सरफेस एरिया A है। अब अगर हम हीट फ्लो का रेट लिखेंगे तो dQ/dt इज इक्वल टू K इंटू A अपॉन X इंटू T हो जाएगा, 0 - -T। हाँ सर।
तो dt टाइम में जितना हीट जाएगा dq, ये हो जाएगा k a t अपॉन x dt। ठीक है। हाँ सर। इस dq हीट से मान लो dx लेयर ऑफ आइस फॉर्म हुआ, तो आइस फॉर्म होने के लिए dq क्या हो जाएगा, मास dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कितना हो जाएगा, तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस dx, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इतना मास ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हो गया। हाँ तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम 1 and 2, area into density of water into latent heat of fusion into dx is KAT अपॉन x dt, ऐसा होगा। होगा। हाँ हाँ सर, हो जाएगा। तो यहां से मुझे दिख रहा है dt is equal to density of water into latent heat of fusion into x dx divided by k into t। ठीक है। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोगों को टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में थिकनेस कितना से कितना होगा, जो भी क्वेश्चन में पूछे। सर वो टी होगा ना। हाँ सर। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। सो इंटीग्रल dt इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन के, ये तो कैंसिल हो चुका है, हाँ सर टी है उधर। अपॉन के इंटू टी x dx। तो कोई भी इनिशियल थिकनेस से फाइनल थिकनेस होने में कितना टाइम लगेगा निकाल सकते हैं हम लोग। निकाल सकते हैं। T is equal to density of water, latent heat of fusion upon 2 kT, फाइनल थिकनेस का स्क्वायर माइनस इनिशियल थिकनेस का स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूं ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि तुम ये फॉर्मूला याद कर लो और वैल्यू पुट कर लो और आंसर बता दो, ये सब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा एग्जाम में। तो इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो इस मेथड को लिख लो, और वो जो 2 क्वेश्चन मैंने बोला था एससीबी में, इस मेथड से उस 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ। कॉपी कर लो पहले।
लिख लिया? सर लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ। हो गया? सर एक मिनट। डन। हो गया? यस। यस सर। चलो ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो।
आया कुछ आंसर? सर हम्म सर फर्स्ट का तो आ गया है हम्म सर। 0.5 सेकंड इंटू भी आ 10⁻⁸ आ रहा है मुझे। भी है मतलब ए बी दोनों सॉल्व किया कि नहीं ये बताओ। हाँ सर दोनों हो गया, दोनों हो गया। दोनों हो गया। क्या आंसर आया? सर बी का 27.5 आवर्स में। अच्छा मैच करके देखा पीछे से? नहीं। अच्छा रुको मैं आंसर बताता हूँ क्या है। ये देखो ये आंसर है ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर वही है। ए बी दोनों का मिल गया। हाँ सर। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? यस। यस सर। बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, नहीं। डायरेक्ट एक्सप्रेशन से इक्वेशन से उठा दिया। ठीक है एक और करो। ये कोशिश करो उसी के कंटिन्यूएशन में सिमिलर क्वेश्चन है। सेकंड वाला ये कोशिश करो उसी क्वेश्चन के आगे का कंटिन्यूएशन है।
आया आंसर? बोलो। सर एक मिनट। सर बोलो। सर 89 सेंटीमीटर। देखता हूँ आंसर क्या दिया, देखने के लिए। हाँ 89 सेंटीमीटर करेक्ट है। सबको आया या बताने की जरूरत है? समझ में आ गया। क्या हुआ? नहीं सर समझा। देखो इधर, बॉटम ऑफ द लेक पर टेम्परेचर है शायद 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ हाँ सर। और इसमें से मान लो x थिकनेस आइस बन चुका है स्टेडी स्टेट कंडीशन में, ठीक है? हाँ तो यही x का वैल्यू पूछा है शायद। हाँ हाँ सर। टोटल 1 मीटर है, मतलब ये हाइट 1 - x हो 1 जाएगी। माइनस। यस। और इसमें वाटर है तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, और इसमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। बाहर का टेम्परेचर कितना है? 0 पक्का? सर -10 ना, क्योंकि और प्रीवियस माइनस क्वेश्चन माइनस। का था। तो बाहर का -10 है, फिर -10 डिग्री सेल्सियस। तो जब स्टेडी स्टेट होगा तो हीट के फ्लो का रेट यहां से और यहां से सेम होगा। हाँ तो हीट के फ्लो का रेट दोनों इक्वल कर दो। दोनों इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे? के Q वाटर इंटू एरिया इंटू 4 - 0। जो इंटरफेस हाँ होगा वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। हाँ सर। 1 अपॉन माइनस। 1 - x। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू के आइस इंटू एरिया इंटू 10 हो जाएगा, 0 - 10 हाँ सर। डिवाइड बाय x। अपॉन x, ऐसा। हाँ सर। के वाटर कितना दिया है? 0.5। तो 0.5 इंटू 4 अपॉन 1 - x, दिस इज इक्वल टू के आइस कितना दिया है? ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया होगा ना, 1.7 1.7। सो इंटू 1.7
upon x. So 2x is equal to 17 into 1 minus x, ऐसा कुछ. हाँ सर. So 19x is 17. So x is 17 upon 19 centimeter. So 0.8, sorry, meter. 17 upon 18 upon 19 meter. So 0.89 meter. ऐसा कुछ है आंसर ना? हाँ आया समझ में सबको? हाँ सर. या कोई डाउट है किसी को? नो सर. नो सर. आगे बढ़े? हाँ सर. सर जस्ट ऐसे ही तुम लोग तो पूछोगे नहीं, इसलिए मैं ही पूछ लेता हूँ. एक मुझे ये क्वेश्चन बताओ तो करके देखो कितने लोग कर पाते हो. होमवर्क में तो मैंने दिया था, बाकी ये बाकी हो जाएगा. एक ये क्वेश्चन कोशिश करो. दिख रहा है? हाँ सर. हाँ सर दिख रहा है. और ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम है. एक बार इसको कोशिश करो, लास्ट क्वेश्चन कंडक्शन का, फिर रेडिएशन स्टार्ट करेंगे.
हाँ बोलो, आया कुछ आंसर? हाँ सर। बोलो। T1 minus T2 4 K naught A by 3 है। आंसर बताता हूँ रुको। ए में तो आपको प्रूव करना था कि क्या है, हाँ और बी में आपको ढूंढना था रेट ऑफ हीट फ्लो। ये आंसर है, देखो यही आया था। हाँ सर। 4K0 A T2 - T1/3L। यस। ठीक है, हो गया सबका, आगे बढ़ू फिर। यस यस कैसे पता चला कि एफ का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा? सर वो रेट ऑफ फ्लो राइट और लेफ्ट का सेम रहेगा। कैसे मालूम? बोलो। और वो रेट ऑफ दोनों साइड का चेक किया, ए और सी और बी और डी का कैसे चेक किया? सेम। कैसे चेक किया मुझे भी बता दो। रॉड बी और रॉड जी शायद सेम टेम्परेचर पर, आई मीन कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, ऐसा? हाँ सर। ए बी सर सी। वो ए और सी में रेट ऑफ फ्लो जितना होगा उतना ही बी और डी में होगा ना। कैसे मालूम लेकिन? कहने का मतलब ये है कि यहाँ का टेम्परेचर, इस रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट है T1, है ना? हाँ सर। और इधर इस रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट है T2। ये दो बात हम लोगों को मालूम है। क्लियर? हाँ तो ए का थर्मल कंडक्टिविटी है K0, सी का भी है K0, बी का है 2K0, डी डी का भी। का 2K0, है ना? एफ का 4K0। ई और सी का कितना है? सर ई का 3 के नॉट। ई का 3K0, और इसका कितना है? आई कैन 5K0। चलो बोलो, तुमने क्या क्या किया, मैं लिखते चलता हूँ, वैसे ही सॉल्व करूंगा। जिसको आ गया आंसर बताओ। बोलो सर आगे वो क्या लिखूं? रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू रॉड ए प्लस रॉड, रेट ऑफ। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू रॉड ए लिखो। तो उसके लिए मुझे ए और बी के जंक्शन का टेम्परेचर चाहिए होगा। हाँ है क्या मेरे पास? बोलो। सर एज्यूम करना पड़ेगा ना। एज्यूम करना पड़ेगा, तो एज्यूम कर लें टी। टी। यस सर। ठीक है, कर दिया।
अब क्या लिखूं बताओ? के नॉट ए T minus T1 by L. टी माइनस टी वन या टी वन माइनस, टी टू से टी वन जा रहा है, ठीक है, तो टी माइनस टी वन, चलो लिख दिया जो तुम बोलो, टी माइनस टी वन अपॉन एल, यही ना? हाँ सर। हाँ, अब क्या करूं? सर C का ऐड करेंगे, क्या करूं? रेट ऑफ हीट थ्रू रॉड C। अरे क्या लिखूं, बोलो, जो तुम बोलोगे लिखूंगा, तुमने कहा ये लिखने को लिख दिया, अब क्या करूं आगे? तुमने सॉल्व किया है ना, तो क्या क्या लिखा है बोलते चलो, मैं लिखता चलता हूँ। सर प्लस K C A T minus T1 by L। प्लस के सी, सी मतलब के नॉट ये, हाँ सर। तो लिख दो चलो के नॉट ए। अब क्या लिखूं? T1 minus T। टी वन माइनस टी, हाँ क्यों? नहीं सर, TU minus T। टी माइनस टी वन क्यों? सर वो टी तो यहाँ का टेम्परेचर है ना, तो यहाँ से रॉड सी को क्या मतलब? सर वो पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम है ना, रॉड एफ कहाँ का। कहाँ सेम है? यूनिफॉर्म टेम्परेचर लिखा है ना, शो दैट। सो दैट मतलब ये तो मुझे प्रूव करना है। तो सर रॉड ए और रॉड सी का रेजिस्टेंस सेम है ना। ए और सी का रेजिस्टेंस सेम है, वेरी गुड, ये बात अच्छा लगा मुझे। उसके बाद तो दोनों टेम्परेचर जंक्शन पे होगा वो सेम ही होगा उसके कारण। कोई जरूरी नहीं है। सर लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों सेम है ना। हाँ तो सेम है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बोलो? मतलब रॉड ए के एंड पे जो टेम्परेचर होगा वो रॉड सी के एंड पे होगा। हाँ हाँ, इस एंड पे दोनों का टेम्परेचर टी वन है, मान लिया मैं, यस सर। लेकिन यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर सेम होगा कैसे पता? यही तो प्रूव करना है। तुम्हें पहले से कैसे पता कि यहाँ का टेम्परेचर सेम है? बट तुम लोग कुछ कुछ करके सॉल्व करते रहते हो अपने मन से, पता नहीं क्या समझते हो, कहते भी हो गया। चल देख इधर, ये जो ये जो है ना, क्या ई, ई का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है। मैं यहाँ का टेम्परेचर लिख देता हूँ T1, लिख देता हूँ, क्या दिया हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर T2, ये जो रेड रॉड पूरे जगह टेम्परेचर सेम है, मुझे रॉड बनाने की क्या जरूरत, नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा लिख दूंगा, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पर एक रॉड है ऐसा कुछ, यही कहानी है। यस सर। तो कॉमन सेंस से देखो, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस इसका भी है, हाँ और इसका जो रेजिस्टेंस है जो भी है, वैसे के ट्वाइस है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 2R होगा। बट गधे, R/2, यही सब बताता है कि घर में एक भी क्वेश्चन नहीं किए हो। कंडक्टिविटी डबल है मतलब रेजिस्टेंस आधा होगा। थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है?
थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? क्लास नोट भी नहीं लिखते वगैरह हो क्या? बाप रे, L/Ka नहीं देखा है तुम लोग, किसी काम के नहीं हो सीरियसली। मतलब मैं 100% श्योर हूं तुम लोग घर में एक भी क्वेश्चन नहीं करते हो। दिख रहा है थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka, और न नोट लिखते हो न कुछ कुछ भी नहीं करते हो तुम लोग, सिर्फ अपना और मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। छी, मुझे शर्म आती है किसको पढ़ा रहा हूँ। तो K डबल होगा तो रेजिस्टेंस आधा होगा, हाँ और इसका रेजिस्टेंस 1/4 होगा उसका। हाँ सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के जैसा अगर सोचोगे, जस्ट सोचने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है, तो इस कॉम्बिनेशन को देखकर कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, मुश्किल है। तुम लोगों को तो कल जो पढ़ाया वही नहीं आ रहा है, तो फिर ये कहाँ से याद आएगा? जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया। चलो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलो यहीं पे लिख देता हूँ, इसको R1 कह दो, बार बार ज्यादा क्या है। इसका नाम मान लो R2 कह दो, इसका नाम R3 कह दो, और इसका नाम R4 कह दो, और इसका नाम R5 कह दो। जनरल फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इफ R1 अपॉन R2 इक्वल होने की वजह से नहीं, इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो अगर, तो R5 से कोई करंट नहीं जाता है। then no current flows through R5 known as, क्या बोलते हैं, नाम कुछ याद आ रहा है? वेटस्टोन ब्रिज। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो सर्किट है इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है। हाँ सर। तो ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। इसका मतलब है कि R5 से कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब है जो टेम्परेचर यहाँ का होगा वही टेम्परेचर यहाँ का होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस से ही करंट फ्लो करता है ना। हाँ सर। लेट इट बी टी, लेट इट बी टी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि R1 और R3 सीरीज में, इसको हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे R2 और R4 सीरीज में,
और ओवरऑल ये पूरा पैरेलल में ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। यस हाँ सर। तो इस केस में फाइनली 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस r3 सीरीज में। चमक रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ सर। और r2 r4 नीचे सीरीज में। r1 r3 का सम कितना होगा? थ्री आर बाई टू। तो दोनों मिला के 4r/3 होगा r इक्विवेलेंट। बोलो। नहीं, गलत बोल दिया मैं, 3r/4।
आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर आ रही। यस सर। डिसकंटिन्यू हो गया था बीच में। तो T2 माइनस T1 अपॉन 4/3R ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो T2 माइनस T1 इंटू 4/3 R क्या होता है? L अपॉन K। तो ये हो जाएगा K0A। तो हाँ ये सर। फाइनली हो जाएगा 4K0A T2 माइनस T1 अपॉन 3L। ये एक आंसर हो गया। अभी ए पार्ट में मुझे ये वाला टेम्परेचर T ढूंढना है ना। तो ये जो dQ/dt आया, ये dQ/dt क्या हो जाएगा? K0A अपॉन L इंटू T माइनस T1 ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, तो dQ/dt की जगह पुट कर दीजिए जो ऊपर में है, दैट इज 4K0A T2 माइनस T1 अपॉन 3L। दिस इज इक्वल टू K0A T माइनस T1 अपॉन L। तो K0AL कैंसिल। So 4T2 minus 4T1 is 3 into T minus T1। तो मुझे T ढूंढना है। So 4T2 माइनस इस 3T1 को इधर ले आओ तो T1 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 3T। तो यहां से T मिल गया 4T2 माइनस T1 अपॉन 3। ऐसा ही कुछ लाना था। T1 plus 2T2 है। अच्छा, तो कुछ गलत कर दिया होगा मैंने, रुको। ऊपर वाले का आंसर मिला है। हाँ सर। तो इसमें क्या गलत है? dQ/dt इक्वल टू K0A/L T माइनस T1। तो dQ/dt को लिख दिया 4। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये गलत कर दिया मैंने। ये तो टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना। उस रॉड से टोटल थोड़े ना हो रहा है, टोटल ऊपर और नीचे दोनों से हो रहा है। तो इसका आधा होगा। तो या तो मैं आधा लिखूं या दूसरा तरीका है कि ऐसा लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना R1 से हीट फ्लो हो रहा है उतना ही R3 से हो रहा है हाँ सर। फ्लो का रेट, और इससे फ्लो का रेट इक्वल होगा ना। तो ऐसा लिख दूंगा H1 इज इक्वल टू H3। H1 हो जाएगा K0A T माइनस T1 अपॉन L इज इक्वल टू H3 का उधर वाला K0 कितना है? 2K0। तो दिस इज इक्वल टू 2K0A T2 माइनस T अपॉन L। तो K0AL हटा दो। तो T माइनस T1 इज 2T2 माइनस 2T। इसको इधर ले जाओ, मुझे T1 चाहिए ना। हाँ, सो 3T ये इधर गया माइनस 2T2 नहीं, मुझे क्या चाहिए? मुझे T चाहिए। तो
3t इज इक्वल टू T1 प्लस 2T2 ऐसा। हाँ तो T इज T1 प्लस 2T2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर प्लीज। कॉपी कर लो इसको। अच्छा, आगे बढ़े। हाँ सर नो बोलिए। सर। आगे बढ़ूं। हाँ सर। हाँ एक ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ।
सर बोलो। सर आया आया आंसर? हाँ बोलो क्या आया? सर 60 जूल पर सेकेंड है। 60 जूल पर सेकेंड। देखते हैं, पता नहीं आंसर। और किसी को कुछ आंसर आया? और किसी को कुछ आया? नो सर। 60 ही आया या कुछ नहीं आया? ये 0 है, ये 100 है, तो हीट ऐसे आएगा। हाँ सर यहां से हीट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। होगा। हाँ सर हाँ सर। एक पार्ट ऐसा जाएगा, और दूसरा पार्ट यहां से ऐसे सीधा जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों 20-20 सेंटीमीटर वाला है, इसमें ब्लू और रेड दोनों पार्ट होगा। हाँ सर। ऊपर जो बेंड वाला है उसमें केवल ब्लू होगा, हाँ सर। और नीचे वाले में केवल रेड होगा। तो ये ब्लू और रेड दोनों मिला के 100 जूल जा रहा है टोटल करंट। टोटल हीट 100 जूल फ्लो हो रहा है हाँ सर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि बेंड पार्ट से कितना जा रहा है, और सबका के सेम है। हाँ सर। तो ये जो ऊपर वाला बेंड पार्ट है, के सेम है, ए सेम है। यहां से यहां तक का जो बेंड पार्ट है, इसका लेंथ कितना है? 60 + 5 + 5 70 हो गया। हाँ सर। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका लेंथ कितना है? 60 सेंटीमीटर। 60 थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? L/K। के ए। हाँ सर तो एल के सेम है, ए सेम है, एल अलग अलग है। हाँ सर तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस और नीचे वाले के रेजिस्टेंस में जो रेशियो होगा वो 7/6 का होगा। हाँ सर हाँ सर। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल हीट का रेशियो होगा। हाँ सर। पक्का? मुझे क्या ढूंढना है? सर Q1। हाँ, H1। इसको मैं H1 कह देता हूं और इसको मैं H2 कह देता हूं। तो मुझे H1 ढूंढना है। हाँ सर नहीं, हाँ। अरे तो ये H1 ही ढूंढना है ना। यहाँ उल्टा लिख दिया ना। यहाँ 1/2 को 2/1 कर दिया, तो रेशियो वही रहेगा ना, 7/6। हाँ हाँ 7/6 सर। तो ये एक इक्वेशन है। और H1 H2 दोनों का सम क्या है? 100 जूल पर सेकेंड है। हाँ तो मुझे H1 ढूंढना है। तो H2 को 7/6 H1 लिख सकते हैं। हाँ तो H1 + 7/6 H1 इज 100। सर वो 130 है, 100 नहीं। हाँ, 130 दिया है।
अच्छा ये 130 है, सॉरी सॉरी मैं 100 लिख दिया, 130 है, इसमें क्या 130, ये भी है 130, ये भी है 130। तो ये कितना हो गया 6 LCM, 6 + 7 13 H1 अपॉन 6 इज 130। तो H1 होगा 60 जूल पर सेकेंड। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो। लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर। ठीक है। तो सोचा था आज रेडिएशन शुरू करूंगा, मगर नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्लास में रेडिएशन शुरू करूंगा, आज के लिए इतना ही रहने दो। SCV में तुम लोगों को जितना होमवर्क दिया है एटलीस्ट उतना तो कर लो। कहाँ तक कुछ याद है? हाँ सर याद है। कहाँ तक? 38। सर 1 to 38 हीट ट्रांसफर। हाँ 1 to 38 तक, 39 के बाद वो हो जाएगा, रेडिएशन स्टार्ट हो। हाँ सर। ठीक है, तो 1 to 38 तो कम से कम एक बार पूरा कर लो रेडिएशन से पहले, फिर हाँ लास्ट क्लास में रेडिएशन करके खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो हाँ। बाय। उसमें भी मुझे जो लगा ठीक ठाक सब में मैंने क्लास में करा ही दिए हैं।